everyone, my name is Bhaviti Patidar and welcome to the Navigate Institute. फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा? हमने पिछले वाले वीडियो में अभी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, हमने उसकी डिफरेंट डेफिनेशन, फिर हमने बेसिक देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था बाउंड्री किसे कहते हैं और व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री, कि वो मूवेबल होती है, फिक्स होती है, दोनों टाइप की हो सकती है, रियल होती है या इमेजिनरी होती है, दोनों टाइप की हो सकती है। तो ये आपके पास क्या था, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम वन बाय वन जो हमारे टॉपिक में टू द पॉइंट हमें लिखा गया है, हमसे पूछा गया है, उनकी बात करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसकी। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास लिखा हुआ है सामने कि आप पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। कल आपने डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी? डेफिनेशन बताई थी, और आपने कहा था कि सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है उसकी। अब आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो जो मैं कल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था आपसे कि सिस्टम के कॉन्सेप्ट जो अपन को पढ़ना है वो आज बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। इसको हम डिटेल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं आज आपको सिस्टम पढ़ाने के जस्ट साथ में एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा कि विच फ्लो इज नोन एज स्टडी एंड विच फ्लो इज नोन एज अनस्टडी फ्लो। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आएगा जब आप सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही ये पार्ट कवर होगा, देन वी विल मूव ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपने पास है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? तो देखिए, सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, किसके सिस्टम की? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टम की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम सिस्टम की डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। सिस्टम क्या होता है? तो एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन। हमने बोला था कि एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज सिस्टम। क्लियर है? और हमने एक बात और बोली थी सिस्टम के लिए कि इट इज अ स्पेस इन इट इज अ रीजन इन स्पेस, है ना, इन विच आवर स्टडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये हमने बात की थी किसके लिए? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। अब ये सिस्टम को हम डिटेल करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात समझिएगा मेरी यहाँ पर कि कल जो आप पढ़ रहे थे वो सिस्टम की डेफिनेशन थी, केवल क्या थी? सिस्टम की डेफिनेशन। आज हम करने वाले हैं सिस्टम के बारे में टोटल इसका इलॉबरेशन। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपसे कोई सिस्टम की बात करें, है ना, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम स्टडी करते हैं तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो हम बोल रहे हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब वो तीन टाइप के कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला आपको मिलने वाला है वो है ओपन सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? ओपन सिस्टम। इनके एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। दूसरा होता है आपके पास क्लोज सिस्टम, और एक है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। एक आपके पास क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन टाइप के सिस्टम्स हैं। क्लियर? तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? किस सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कह सकते हैं, ओपन सिस्टम को और क्या कह सकते हैं, किस सिस्टम को आप क्लोज सिस्टम कहेंगे और किसे आप आइसोलेटेड कहेंगे, ये पढ़ना है। चलिए, इसको मैं आपको पहले टेबुलर फॉर्म में बताता हूं और फिर हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये टेबल या जो अभी आप बनाने वाला हूं मैं टेबल, उसका मीनिंग क्या है ना। तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए, मैं इसको एक काम करता हूं, साइड में कर देता हूं। वन सेकेंड। चलिए देखिए, हाँ, इसको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। ये तीन टाइप के सिस्टम है, इन तीनों की हम स्टडी करने वाले हैं अभी। कौन सा सिस्टम क्या कहलाता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पे हम एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें हम इन तीनों सिस्टम को एक साथ पढ़ लेंगे। चलिए,
देखिए सबसे पहले यहां पे तो हम फैक्टर्स लिखेंगे, यहां पे अपन क्या लिखने वाले हैं, फैक्टर्स। यहां पर हम लिखेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है। फिर आपका कौन सा, क्लोज सिस्टम, फिर आपका आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए एक शब्द में अगर मैं आपको कहूं तो इसको लेमन टर्म में अगर आपको समझना हो तो देखिए समझिए क्या लिखा है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब अब हमने क्या बात की है, हमने बात की है कि हम एनर्जी के बारे में डील करेंगे, एनर्जी की डील करेंगे इस थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहां पर भी जब आप सिस्टम पढ़ेंगे तो यहां पर भी एनर्जी की बात आएगी, प्लस बात आने वाली है मास की। तो दो चीजों को साथ में चलाना है, मास और एनर्जी को, अगर हम सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास एक सिस्टम रखा है और उस सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब एक्सचेंज हो जाना, एक्सचेंज होना मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में जाना और सराउंडिंग से सिस्टम में आना। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्ट कर रही है, वो सिस्टम कहलाता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक है। इसको मैं पहले एक बार बना दूंगा, आप अभी बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मास इंटरेक्शन, क्या बोला गया है, मास इंटरेक्शन। दूसरा आपके पास क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। ये दो चीजें हमको पढ़ना है, दो बेसिस पर पढ़ना है, मास इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन। और फिर हम इसके देखेंगे एग्जांपल्स, क्या देखने वाले हैं, एग्जांपल्स एंड अदर पॉइंट, ठीक। या एग्जांपल ही रखिए, अगले पॉइंट में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब अपन यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी आपको मैंने क्या कहा कि अगर किसी सिस्टम से क्या हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं विद दी सराउंडिंग। अगर किसी सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द सिस्टम, देन दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें मास का भी इंटरेक्शन हो और जिसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो, जिसमें मास का भी इंटरेक्शन हो और जिसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो, वो वाला सिस्टम आपका कहलाएगा कौन सा, वो वाला सिस्टम आपका कहलाएगा ओपन सिस्टम। मास का भी इंटरेक्शन हो और एनर्जी का भी इंटरेक्शन। चलिए दूसरे पे आते हैं। बात है यहां पर क्लोज सिस्टम की, किसकी है, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा, जिससे किसका इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का तो होगा, लेकिन मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम आपके पास है, जो एनर्जी का तो इंटरेक्शन करने दे रहा है, एनर्जी का तो इंटरेक्शन क्या कर रहा है, करने दे रहा है, लेकिन उस सिस्टम से अगर मास सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, देन दैट सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, है ना। अभी सारे पॉइंट्स आएंगे, धीरे धीरे मैं इसको समझाऊंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मास और एनर्जी दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो ओपन सिस्टम, अगर केवल मास इंटरेक्ट करता है, केवल एनर्जी इंटरेक्ट करती है, मास नहीं करता, तो वो क्लोज सिस्टम है। तो फिर आइसोलेटेड क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम होगा जिसमें ना तो मास का इंटरेक्शन हो ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में ना ही मास का इंटरेक्शन कर रहा है और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा है, वो वाला सिस्टम आपका कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, यहां तक है ना। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल देखेंगे, देन उसके बाद उसको ड्रॉ भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसको पढ़ना है या कैसे आप समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल अगर यहां देखें अपन, तो मैं आपको बोल रहा हूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लीजिए। क्या लीजिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा, ये लेना है आपको विदाउट वॉल्व वाला। क्या लेना है, ये सॉरी विद वॉल्व वाला, है ना। कैसा लेंगे आप, विद वॉल्व।
मतलब एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसमें वॉल्व्स लगे हुए हो, क्या हो, वॉल्व्स भी हो। तो एक मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर के अच्छा सिलेंडर भी बना के बता देते हैं, चलिए देख लीजिए, उसको देख लीजिए सिलेंडर को। चलिए मैं आपके लिए दो तीन वो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बना ही देता हूं। है ना, ये मैं आपको समझा देता हूं कि क्या ये सिस्टम को आप कैसे समझेंगे। चलिए ठीक है, चलिए वो कवर हो गया, कोई बात नहीं। हमें बनाना है क्या है, हमें बनाना है एक पिस्टन सिलेंडर। मैं सिलेंडर को नॉर्मली बना रहा हूँ और बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना, एक पट्टी बनाई है केवल मैंने यहाँ पर। ठीक, आपके पास क्या है, आपके पास तीन अलग अलग सिलेंडर है। आपने इसको बोला है कि ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। क्या है ये, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, एक सिलेंडर लगा होगा, ये आपका पिस्टन हो गया, ये टोटल पिस्टन हो जाएगा, है ना। ये ब्लू और ब्लैक कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या होता है, अब आप देखेंगे कि इन तीनों के अंदर आपने कोई मटेरियल फिल किया हुआ है। मटेरियल कौन सा है, तो अपन बोल देते हैं कि आपकी गैस है। क्या है, गैस फिल की हुई है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, ये आपकी गैस हो गई इसके अंदर। ठीक, तीनों के अंदर आपने क्या फिल कर दिया है, गैस फिल कर दी। अब समझिएगा इसको जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज है, आपके पास एक पिस्टन है जिसमें वॉल्व लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। अब वॉल्व लगे हुए होंगे तो क्या ये ऐसा ही दिखेगा, है ना, ये ऐसा ही दिखेगा, ये गैस हो जाएगी इसके अंदर की। क्लियर। तो जब कभी हम इसको बात करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हमारा इस वाले सिस्टम से क्या ये गैस बाहर जा सकती है, ये गैस बाहर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और क्या इससे एनर्जी इसके अंदर आ सकती है, एनर्जी इन हो सकती है, और क्या इससे एनर्जी आउट हो सकती है। तो आप कहेंगे कि यस, इसमें हमने ऐसी कोई भी बाउंड्री वॉल्व नहीं लगाया है जिससे एनर्जी रुक जाए, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इससे क्या हुआ है कि मान लेते हैं कि ये इन है, ये क्या है, ये आपका इन है और ये आपका आउट है। तो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखिए यहां पर क्या है, गैप है। गैप होने का मतलब ये है कि इससे मास का इंटरेक्शन भी हो रहा है, मास इन भी हो रहा है और मास आउट भी हो रहा है, प्लस एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी भी क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। देखिए एनर्जी भी क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, मतलब एनर्जी भी आ रही है और एनर्जी भी आउट हो सकती है इस सिस्टम से। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आपने डायग्राम एक बनाया है, ये डायग्राम जो है ये ओपन सिस्टम का डायग्राम है। किसका है ये, ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका मास और एनर्जी दोनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों क्या हो रही हैं, इंटरेक्ट कर रही है विद द सराउंडिंग। आपने कल बोला था कि हमारे पास सिस्टम होता है और सिस्टम की एक बाउंड्री होती है। क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो देखिए ये आपने ऐसी कल बाउंड्री बना के बताई थी, है ना, आपने कल बाउंड्री बनाई थी, ये बाउंड्री थी। अब बाउंड्री के अंदर जो कंसीडर करते हो आप, वो आपका कहलाता है सिस्टम, है ना। ये जो कंसीडरेशन में आपने लिया है ये क्या है, ये है सिस्टम। और इसके सराउंडिंग में ये जो सारी चीजें हैं, ये इसके बाहर अदर देन जो आपका सिस्टम होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो इसके बाहर वाली चीजें जो है वो सब सराउंडिंग होगी। तो एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज हो गया, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मास और एनर्जी जब दोनों एक्सचेंज करती हैं तो हमारा सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब इसको देखिए जरा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में कोई भी आपका वॉल्व नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है, वॉल्व नहीं लगा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इसमें गैस है, इसमें जो गैस है उसका जो मास होगा, उसका जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि बाहर और अंदर, अगर हम बात करें इसके अंदर और इससे बाहर कोई भी मास का फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो है यहाँ पर कितना है, जीरो है। क्या है, जीरो।
समझे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो है वो कितना है, 0 है इसके लिए। पर क्या यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी का तो इंटरेक्शन हो रहा है? क्या हो रहा है? एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी यहां पर जा सकती है और एनर्जी यहां से बाहर भी आ सकती है। अब आप बोलेंगे कि आपने कैसे बता दिया एनर्जी बाहर जाएगी और आ सकती है? तो अगर आपके पास किसी सिस्टम में ये जो सिस्टम जो है आपका, ये आपका सिस्टम बिना इंसुलेशन का है, बिना इंसुलेशन का होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करने देगा। तो ये वाले सिस्टम में आपकी एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है। और जिस सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? तो हम बात कर रहे हैं कि जिस सिस्टम में मास का इंटरेक्शन तो ना हो लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हो, वो सिस्टम कहलाता है आपका क्लोज सिस्टम। क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्लोज सिस्टम हो गया। ये तो हो गई बात, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये क्लोज सिस्टम हो गया। क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। अब बात करते हैं आगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमारा जो अगला सिस्टम है उस सिस्टम को समझते हैं जरा। देखिए, ये सिस्टम था अपने पास, अभी आपको ये दिख रहा है सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसके अंदर यहाँ पर गैस फिल की हुई है, ये पिस्टन लगा हुआ है ऊपर और कोई वॉल्व नहीं है। ऐसे केस में ये बनता है क्लोज सिस्टम। क्या बनता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मीनिंग होता है जिसमें मास का एक्सचेंज या इंटरेक्शन ना हो, और दूसरा कि यहां पर जो आपकी एनर्जी जो है वो इन और आउट हो सके, मतलब सराउंडिंग के साथ में रिएक्ट कर सके या इंटरेक्ट कर सके। पर अगर आपको मैं यहां पर बोलता हूं कि मैंने इसके ऊपर एक इंसुलेशन करवा दिया। क्या करवा दिया? इंसुलेशन। चलिए ये देखिए, क्या करवाया? इंसुलेशन। दिख रहा है? अब आपने इसको इंसुलेट कर दिया, और जब आप किसी सिस्टम को इंसुलेट कर देते हो, ये आप समझिएगा ये इंसुलेशन है। ये क्या है? इंसुलेशन। तो इंसुलेशन के बाद उस सिस्टम से हीट का या मास एनर्जी का जो है इंटरेक्शन वो 0 हो जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मेरा मास का एक्सचेंज तो वैसे ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास तो वैसे ही कितना था? 0 था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कितना था? 0। अब उसके बाद हमारा किसका फ्लो भी 0 हो गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर कर दी है इंसुलेशन। क्या कर दिया है? इसके ऊपर इंसुलेशन कर दिया, और इंसुलेशन करने की वजह से यहां पर आपका मास और एनर्जी का इंटरेक्शन जो है वो दोनों का इंटरेक्शन 0 हो गया है। क्या हो गया है? 0। मतलब ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है दोनों 0 हो चुकी है। और ऐसे केसेस में जब दोनों 0 हो जाते हैं तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? आइसोलेटेड सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आपको जो टेबल बना रहे थे वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात समझ में आ गई होगी डायग्राम के थ्रू। क्लियर यहां तक बात? तो वापस से आते हैं हम बोल रहे थे कि जो हमारा ओपन सिस्टम होगा वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर वॉल्व लगे हुए हों। जिसके अंदर क्या हो? वॉल्व लगे हुए हों। अब वॉल्व लगे होंगे तो क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपकी बात करूं, सिंपल एक बात करता हूं, जैसे हमारे पास वाटर पंप है। क्या है? वाटर पंप। आपके घर पे, सबके घर पे वाटर पंप होगा। उस वाटर पंप को भी अगर आप देखेंगे तो वाटर पंप में भी देखिए क्या होता है, वाटर पंप में इंसुलेशन तो होता नहीं, मतलब एनर्जी तो क्या कर रही है? एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का। तो जैसे वाटर पंप जब बहुत देर के लिए आप उसको चलाएंगे तो वो हीट होता है, तो वो जो हीट होती है वो सराउंडिंग को कर देता है ना, सराउंडिंग को सप्लाई कर देता है। मतलब सिस्टम और सिस्टम से एनर्जी तो जा रही है। अब बात आती है क्या ये क्लोज है या ओपन है? तो अगर मैं पंप की बात करूं तो वो कहीं से, किसी रिजर्वायर से वाटर को क्या करता है? लेता है और किसी एक डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचा देता है। तो मतलब मास का फ्लो भी तो हो रहा है ना, साथ में उसके अंदर मास का फ्लो भी हो रहा है। मतलब जिस सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों का फ्लो होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो क्या घर का हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर पंप ओपन सिस्टम होता है तो आप आंसर करेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस। अच्छा, इसी की जगह पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए स्टीम टरबाइन है। आपने नाम सुना होगा स्टीम टरबाइन। क्या स्टीम टरबाइन भी ओपन सिस्टम की कैटेगरी? हाँ बिल्कुल। कोई इंसुलेशन नहीं होता है, और स्टीम टरबाइन के ऊपर भी जब आप स्टीम को सप्लाई करते हैं तो वहां पर भी मास का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है विद सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप और एग्जांपल ले सकते हैं इसके। स्टीम टरबाइन जो होता है आपका, स्टीम टरबाइन जो होता है वो भी किसके अंदर आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपके ओपन सिस्टम के अंदर।
ठीक है, ये बात है ना। तो पिस्टन सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट इसका ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व, क्योंकि दूसरा वाला जो एग्जांपल पढ़ेंगे आप क्लोज सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो यहां पर आप पढ़ेंगे तो यहां बोलेंगे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो हो, क्या हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वो कैसा होना चाहिए। आपने अभी डायग्राम में देखा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए विदाउट वॉल्व। कैसा होना चाहिए, विदाउट वॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर वॉल्व होगा तो मास का इंटरेक्शन कर देगा, तो हम बोल रहे हैं कि वॉल्व ना चाहिए, हमें नहीं चाहिए उसमें वॉल्व। तो आपका ये बन जाएगा क्लोज सिस्टम। क्या बन जाएगा, क्लोज सिस्टम। क्या ये यहाँ तक बात समझ में आई? और आप मुझे बोलिए कि और एग्जांपल दीजिए सर, आप मेरे को, है ना, और एग्जांपल दीजिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डोमेस्टिक एग्जांपल देता हूँ। पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा करोगे नहीं आप, बट फिर भी कुकर है, कुकर की जो सीटी होती है ना, उस वेंट को आप ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब आप क्या करिए, हीटअप करिए उसको, पानी भर दीजिए उसके अंदर या कुछ भी, पानी ही रखिए, पानी रखिए कुकर में, ऊपर जो सीटी वाला जो वेंट होता है उसको आप ऑफ कर दीजिए और अब उसको चलाइए। उसको क्लोज करने के बाद चलाइए। क्या होगा, क्या पानी गर्म होगा? आप बोलेंगे हाँ थोड़ी देर में पानी गर्म होने वाला है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। पहला पॉइंट मुझे बताइए, क्या उसके अंदर जो मास था, क्या आपके कुकर के अंदर जो वाटर का जो आपने मास फिल किया था, क्या वो भी फ्लो हुआ? क्या उसका इंटरेक्शन हुआ क्या सराउंडिंग के साथ में? नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, तो क्या वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पास यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, उसमें आपने कुछ मास रखा है और वो मास अब कैसा है, फिक्स्ड है। आप केवल उसको हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, और कुछ एनर्जी जो कुकर गर्म होगा तो वापस सराउंडिंग को भी चली जाएगी, बट उसमें इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी होगा, इंटरेक्शन ऑफ मास बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या यहाँ मैं बोल सकता हूं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, है ना, ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम का। अब बात आती है हमारे आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम तो वो होगा ना जिसमें आपके सिस्टम के साथ सराउंडिंग में कोई भी एनर्जी और कोई भी मास और कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन ना हो। तो क्या आपने, हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकली तो बात नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% प्रैक्टिकली सही नहीं होगा, लेकिन इसको कुछ एक्सटेंड तक आप सही मान सकते हैं। जैसे होता है आपका थर्मोफ्लास्क, है ना, आप उसमें टी फिल करके रख दीजिए, काफी देर तक टी जो होगी वो गर्म होगी। इसका मतलब थर्मोफ्लास्क क्या कर रहा है, मास का तो इंटरेक्शन नहीं होने दे रहा है, साथ में एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रही है। तो क्या मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूं थर्मोफ्लास्क का? ठीक है, चलिए, ये तो एग्जांपल हुआ थर्मोफ्लास्क। डोमेस्टिक की बात करते आए थे ना, यहाँ पे हमने बोला वाटर पंप ले लीजिए आप, यहाँ पे हमने बोला कि एक बंद कुकर में, बंद सीटी वाले कुकर में हमने पानी गर्म किया, यहाँ हम बोल रहे हैं थर्मोफ्लास्क ले लीजिए, ये भी अपने घर में मिलता है। अब बात आती है इसका एक आध एग्जांपल और दीजिए, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के ना एग्जांपल बहुत कम मिलते हैं जिसमें एनर्जी और मास का इंटरेक्शन ना हो। ऐसे सिस्टम आपके पास बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो एक बहुत ब्रॉड लेवल पर सोच के देखिए, मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ, यूनिवर्स। क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्स। आपने कल बोला था यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब आप सोच के देखो, अगर सिस्टम ही आप पूरे यूनिवर्स को मान लेते हो, आइसोलेटेड सिस्टम ही पूरे यूनिवर्स को बोल रहे हो, तो यूनिवर्स अपनी एनर्जी कहां देगा? यूनिवर्स तो अपनी एनर्जी कहीं दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपने यूनिवर्स माना है उसी को आपने सिस्टम बना दिया है। तो क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा उसका एक एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल जो होना चाहिए वो तो यूनिवर्स ही होना चाहिए। क्योंकि थर्मोफ्लास्क में तो क्या होता है, थर्मोफ्लास्क में एनर्जी क्या होगी, सप्लाई हो सकती है, बाहर जा सकती है, स्लो मोशन में होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत कम होगा, बहुत कम। इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है इन आइसोलेटेड सिस्टम। बट यूनिवर्स तो एक प्रॉपर एग्जांपल है जो आइसोलेटेड सिस्टम को बताता है। ठीक, इसी को अब ये आपने समझ लिया क्या होता है, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने इंसुलेशन कर दिया है तभी वहां पर एनर्जी का फ्लो रुकेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम एक नोट पॉइंट की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा यहां से नोट, पहला पॉइंट। ठीक, अगर मैं आपको आइसोलेटेड सिस्टम बोलूं, है ना, तो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट समझिएगा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसमें, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है सीधा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
no interaction, there is no interaction of energy. मास का तो होता ही नहीं है, तो मास की बात ही नहीं की हमने, मास की बात ही नहीं कर रहे हैं, मास तो क्लोज में भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी बात ही क्या करना। हम तो बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्यों लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें मास का ट्रांसफर या एनर्जी का जो इंटरेक्शन है या ट्रांसफर जो होता है वो नहीं होता है। इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और इसको ज्यादा बेटरली अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। बट यहां समझिए, बट मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं फिर से, बट द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। बट बताइए आपने ठीक लिखा है ना? ट्रांसफर नहीं हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है, पर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्म हो सकती का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो सकती मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये होता है चेंजिंग ऑफ एनर्जी। चलिए ऐसे ही बोल देता हूं ना इसको, तो आपको पता ही चल गया होगा यही कि एक मीडियम से या एक फॉर्म से जब आप किसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो आपने ये तो पढ़ा है जनरली कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू या वन फॉर्म टू अनदर, पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। किसका ट्रांसफर नहीं होता? एनर्जी का। तो फिर क्या होता है? तो वो हो सकता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। उसी सिस्टम में एनर्जी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट हो सकती है। और ये बात तो हमें इस वाले पॉइंट से भी समझ में आ जाना चाहिए थी कि जब हमने बोला था कि हम पूरा आइसोलेट कर देंगे, और ऐसा एक एग्जांपल हमको मिलता है यूनिवर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूनिवर्स के फॉर्म में। तो यूनिवर्स में तो सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना, यूनिवर्स में तो सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो फिर वो क्या होगा? क्या उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसका एक फॉर्म जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, है ना? बढ़े आगे, चलिए अगला पॉइंट। चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, नोट के अंदर लिखेंगे अपन इसको, कि आपका जो क्लोज्ड सिस्टम होता है, कैसा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम जो होता है, इट इज क्लोज्ड सिस्टम इज sometimes referred as closed mass। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड मास, है ना? या इसको ज्यादा बेटरली कंट्रोल्ड मास। क्या बोलेंगे आप? कंट्रोल्ड मास। क्लोज्ड सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं? कि वो कंट्रोल्ड मास होगा। कैसा होगा? कंट्रोल्ड मास। और दूसरा, ये किसकी बात हो गई? ये हो गई क्लोज्ड सिस्टम की। अगर दूसरा आपको पूछा जाए कि बताइए आपके पास एक सिस्टम और है, जैसे ओपन सिस्टम है। कौन है? ओपन सिस्टम। तो क्या ओपन सिस्टम को भी कुछ बोला जाता है? तो हाँ, ओपन सिस्टम इज समटाइम्स रिफर्ड एज कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोल्ड, या कंट्रोल भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं, कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। अभी केवल आप इन पॉइंट को याद रखिएगा, मैं इन पर जब वापस आऊंगा, अभी ये हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना? तो इनको एक्सप्लेन करेंगे वहां पर, ठीक? वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कंट्रोल्ड मास और क्यों कंट्रोल्ड वॉल्यूम। क्लियर है ना? बाकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये आपको थ्योरेटिकल पॉइंट में ही याद रखना है। इसको आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं आएगा, है ना? पर जहां पे कभी
न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व कर रहे हैं वहां पे यूज हो गया। तो फिर ये दो बातें याद रखना है, क्लोज सिस्टम को आप बोलेंगे कंट्रोल्ड मास सिस्टम, ओपन सिस्टम को आप बोल सकते हैं कंट्रोल्ड वॉल्यूम सिस्टम। चलिए ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और। अब सिस्टम की बात हो रही है तो इतना आपको सिस्टम में याद रखना है विद एग्जांपल। क्या याद रखेंगे आप? एग्जांपल के साथ में। तो ये आपका पॉइंट कवर होता है कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम वाला। नेक्स्ट अपने पास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी एंड अनस्टेडी? अब यहीं से समझते हैं कंटिन्यूएशन में कि जो आपने ओपन सिस्टम बनाया है, क्या बनाया है? ओपन सिस्टम। इसको लेकर चलते हैं थोड़ा सा, जरा ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा आप इमेजिन करने की कि क्या आप ये बात समझ पाए या आपको समझ में आया कि क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये है आपके पास, और एक और बना लेते हैं सिमिलर। चलिए ये दो हम बनाने वाले हैं यहां पर सिस्टम। अलग अलग होगा, थोड़ा सा फंडा अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ा हो गया ना, चलिए इसको कट करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे हाथ। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अपना क्या जाता है, एक समझो। इसको भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अरे यार ऐसे ही बना देते हैं इसको, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए ये आपका इनलेट, ये भी आपका इनलेट, और ये आपके आउटलेट। चलिए बात करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि इन दोनों के अंदर हमने गैस फिल कर दी। क्या फिल कर दिए? गैस फिल कर दी। सिंपल गैस समझ लीजिए इसको आप, है ना। तो बना देते हैं गैस, ये हो गई गैस। ठीक, इसमें भी वही गैस फिल कर देते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं? वही गैस। ठीक है, गैस फिल कर दिया। अच्छा, गैस फिल कर दी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? बाउंड्री बनाना। क्या इंपॉर्टेंट है? बाउंड्री। क्योंकि जब भी, अब देखिए बेसिक अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर तक बात करेंगे, फिर ये बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, है ना। फिर हम सिस्टम विस्टम भी ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले हैं हम, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, इनिशियल स्टेज है, थर्मोडायनेमिक्स सीख रहे हैं, इस वजह से ये सारी बातें बना रहे हैं। यहाँ पर भी बना देते हैं। हमारे पास क्या हो गई है? मान लीजिए बाउंड्री है इसकी। सेम सिस्टम लिया है, आपको ये बात पता चल गई है कि इसमें एक इनलेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक इनलेट दिख रहा है। दोनों सिस्टम में एक एक इनलेट है और एक एक आउटलेट है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये बाय डिफॉल्ट आप देखकर अगर आपको बताना चाहें तो ये ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। दोनों कैसे हैं? ओपन सिस्टम से। सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमने यहां पर मास फ्लो रेट जो इनपुट दिया है वो दिया है 10 kg पर सेकेंड। कितना दिया? या 10 kg पर मिनट दिया। क्लियर? हमने जो इसको एनर्जी सप्लाई की, क्या सप्लाई की? एनर्जी। जो एनर्जी सप्लाई की उसको आप मान लीजिए, एनर्जी जो फ्लो रेट है, इनलेट मतलब आपने जो इनपुट किया है, इन किया है, वो मान लीजिए आप 100 जूल पर सेकेंड। ये आपने इसको एनर्जी दे दी। अब आपका जो आउटलेट है, यहां से मास बाहर आ रहा है, और वो मास, आउटलेट का जो मास है वो कितना है? मास फ्लो रेट जो है वो है आपके पास 8 kg पर मिनट। क्लियर? और यहां पर आपके पास एनर्जी जो है वो बाहर जा रही है। एनर्जी जो बाहर जा रही है, तो एनर्जी आउटलेट को हम क्या बोल देंगे? एनर्जी जो आउटलेट हमारी, उसको हम मान लेते हैं कि वो है 80 जूल पर सेकेंड। कितनी है? 80 जूल पर सेकेंड। क्लियर? अब ये हो गई एक बात। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं आपको, इसको समझिए। हमने मान लिया कि हमारे पास एनर्जी जो सप्लाई हुई है, वो अभी भी कितनी है? 100। एनर्जी अभी भी कितनी है? इनलेट जो है, आपने एनर्जी दी है वो दी है 100 जूल पर सेकेंड। ठीक? और यहां से जो एनर्जी आउट हो रही है, एनर्जी मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट अभी बताने जा रहे हैं अपन। एनर्जी जो बाहर आ रही है, आउट हो रही है,
वो एनर्जी हो रही है यहाँ पर 100 जूल पर सेकेंड। कितनी हो रही है? 100 जूल पर सेकेंड। मास फ्लो रेट की बात करते हैं तो जो इन है, मास का जो इनलेट है, यहाँ से मास जा रहा है 10 kg पर मिनट, सेम पॉइंट है पहले और यहाँ पर भी, और यहाँ से आपका जो मास आउट हो रहा है वो हो रहा है 10 kg पर सेकेंड। कितना? या 10 kg पर मिनट, जो हमने कंसीडर किया उसी की बात कर रहे हैं, 10 kg पर मिनट। चलिए समझते हैं इसको जरा। आपसे अगर मैं यहां पर पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि टोटल मास का जो डिफरेंस है यहां पर वो भी कुछ आ रहा है और एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो होगा वो मेरा क्यों लिख रहा हूं, एम इनलेट माइनस एम आउटलेट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एम इनलेट 10 और ये आपके पास 8, मतलब ये हो जाएगा 2 kg पर मिनट, 2 kg पर मिनट हो गया। अगर यहीं पर हम बात करें एनर्जी की, किसकी बात करें? एनर्जी की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होगी, क्या मैं बोल सकता हूं कि दैट इज ई इनपुट माइनस ई रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आउटपुट की। तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 है, ये आपके पास 80 है, मतलब ये होने वाला है 20 जूल पर सेकेंड। लेकिन जब इस केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि आपका मास और एनर्जी जो है, मास और एनर्जी जो है, जितना आपका इन हो रहा था उतना ही आपका आउट भी हो रहा है। जितनी आपकी इन थी उतनी ही आपकी आउट, जितना मास इन जितना मास आउट। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है? 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी की अगर अपन बात करें तो वो भी कितना है? 0 है। ठीक, अभी आप बोल रहे थे कि ये क्या है? ओपन सिस्टम है। जैसे ही वैल्यू रखी, अब मुझे बताइए क्या ये दोनों ओपन सिस्टम है? क्या अब ये दोनों ओपन सिस्टम बचे? तो आप यहां पर भी आंसर करेंगे कि अभी भी, जी हां, ये अभी भी आपका ओपन सिस्टम है और ये भी आपका ओपन सिस्टम है। ये आपका ओपन सिस्टम, तो ये भी आपका ओपन सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ? आपने ये थोड़ी बोला था कि मास जो है वो उतना ही रहेगा तो ओपन या क्लोज कहेंगे। आपने बोला है कि जहां पर इंटरेक्शन हो, आपने हर बार जब बोला है कि वो मास इंटरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कुछ एक्सचेंज हो। अब एक्सचेंज हो तो एक्सचेंज आपके पास हो तो रहा है। किसने कहा कि ये 10 जो आपकी जो एयर है या जो भी आप इन करवा रहे हो, मास का जो इन करवा रहे हो, यहाँ पे एयर फिल की थी तो वही एयर यहाँ से बाहर आ रही है, तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये दोनों सिस्टम ओपन सिस्टम हो गए? पहला पॉइंट तो यहाँ से कवर होता है जो आपको समझना है। ठीक, उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा क्या है? तो देखिए समझिएगा, आप यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से आपको बात पता चलेगी कि आपका स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है। यहां से आपको पता चलेगा कि स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। है ना, ये आपका क्या हो गया? ये तो दोनों आपके मास और एनर्जी का जो फ्लो है वो कितना है? मास और एनर्जी दोनों की दोनों अभी यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ दोनों का कितना है? 0 है। क्लियर? यहां पर क्या कंडीशन है कि यहां तो आपका कुछ न कुछ मास आ रहा है, कुछ न कुछ क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। तो ये तो आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी का भी। तो पता है क्या होता है? होता ये है कि जब आपका मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट किसी सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है, देन दैट सिस्टम इज, कौन सी कंडीशन में होगा? वो सिस्टम होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में। किसमें होगा? दैट सिस्टम विल बी इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट जो होना चाहिए वो दोनों की दोनों 0 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? फ्लो रेट नहीं, फ्लो जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिए, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये क्या है फिर? ये क्या है जिसमें मास और एनर्जी का जो 0 नहीं हुआ? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरी अनस्टेडी स्टेट है। कैसी है? अनस्टेडी स्टेट।
तो जो आपका सिलेबस आपको दिया है उसमें जहां पर ये लिखा है स्टडी स्टेट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन जिसमें मास का इंटरेक्शन और एनर्जी का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है या जीरो होता है। अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आप ये बात समझ गए अब अच्छे से कि स्टडी फ्लो किसको कहेंगे, क्योंकि आगे हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था कि स्टडी स्टेट किसको कहा जाता है और अनस्टडी स्टेट किसे कहा जाता है। इसकी इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशंस पढ़ेंगे, बट अभी ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट हुआ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। चलिए, तो आपने क्या पढ़ लिया, आपने देखा कि आपके पास ये भी आपका कवर हो चुका है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो आपने सबसे पहले देखा कि सिस्टम किसे कहेंगे, आपने सिस्टम बता दिया, सिस्टम के एग्जाम्पल बता दिए, फिर आपने सिस्टम के बारे में ये डायग्राम बना के देख लिया कि सिस्टम हम किसे कहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्ड्स पे गेम है, ये केवल क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया है कि इंटरेक्शन हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं हो रहा है, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये आइसोलेटेड में हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, इंपॉर्टेंट ये बात। फिर उसके बाद आपने स्टडी फ्लो स्टेट या स्टडी फ्लो किसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे, इसको फ्लो भी लिख सकते हैं आप, स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो, स्टेट भी बोलते हैं, अनस्टडी फ्लो स्टेट दोनों बोल सकते हैं इसको। ये हो गया अनस्टडी फ्लो। क्लियर। चलिए, अब अपने पास क्या है नेक्स्ट, अपने पास है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको देखते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप तो मुझे ये बता दीजिए प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई आपसे पूछे प्रॉपर्टी क्या होता है, आप क्या कहेंगे सबसे पहले, प्रॉपर्टी जो होती है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम या विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। अभी कुछ देर बाद ये रिप्रेजेंट करना, ये करना, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी कुछ देर बाद, जब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक में भी डिफरेंस होता है। क्लियर। बट अभी मैं आपको एक बेसिक लेमैन टर्म में डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम की आपको प्रॉपर्टी बताना है तो मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी के लिए कुछ बातें याद रखना। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, सुनिएगा। पहला पॉइंट, हम हमेशा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये बात आपको कल वाले वीडियो में समझ में आ गई होगी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है वो किसे कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि जो मेजरेबल होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, विच कैन बी मेजर्ड, है ना। प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए, मेजर्ड। किसमें, तो आप बोलेंगे इन न्यूमेरिक वैल्यूज। किसमें, न्यूमेरिक वैल्यूज। मतलब अगर आप किसी चीज को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल लिख सकते हैं या नंबर्स में लिख सकते हैं, है ना, अगर आप किसी चीज को नंबर्स में बता सकते हैं तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, उस सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कहलाएगी उसकी प्रॉपर्टी। अगर आप उसको नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो मतलब आप भूल जाइए कि आप उसको क्या बता पा रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तभी होगी जब उसका क्या होगा, नंबर में आप डिफाइन कर पाते हैं उसको। उसके बाद प्रॉपर्टी हमेशा किसी पॉइंट पर निकाली जाती है। किस पर निकाली जाती है, पॉइंट पर। तो यहां पर बोल रहा हूं एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमने क्या बोला कि ये किसी टाइम पर निकाली जाती है। चलिए, तो अगर किसी टाइम पर निकाली जाती है तो आपको मैं बोल रहा हूं कि चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में लेता हूं टेम्परेचर का। ये रूम है, आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो आप बहुत देर से देख रहे होंगे कि
मैं स्वेटिंग आ रही है मुझे, है ना। ये रूम की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम आगे बात करें कि ये जो मुझे हीट, मैं जो हीट का एक्सचेंज कर रहा हूं, है ना, सिस्टम के साथ में मेरा सराउंडिंग के साथ में मेरी क्या हो रही है? हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अब आप मुझे अभी बोलिए कि रूम का टेम्परेचर बताइए आप, तो मैं रूम का टेम्परेचर आपको बता दूंगा कि 30 डिग्री है। क्या बता दिया मैंने आपको? 30 डिग्री है। आप बोलेंगे ओके ठीक, आपका 30 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है। थोड़ी देर बाद बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहां से दो चीजें कवर हुई। पहली बात तो ये कि आपने अभी पूछा, मैंने अभी का बता दिया। थोड़ी देर बाद पूछोगे, मैं उस समय का टेम्परेचर बता दूंगा। तो क्या ये चीज डिफाइन हो गई है कि ये हमेशा आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है। दूसरा, आप आंसर देखिए ना मेरा, जैसे ही आपने बोला टेम्परेचर बताइए, मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने पूछा, मैंने कहा 32 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या? हमने उसको मेजर किया है इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ। तीसरी चीज, उल्टा चल रहे हैं पर देखो, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर नहीं जाते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल पार्टिकल का एनालाइज नहीं करते हैं। स्टडी जो होती है वो ब्रॉड स्टडी होती है ना, तो उसको हम बोल देते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो क्या ये प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर है, क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर बताया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिस्टम में, इस सिस्टम में एक थर्मोमीटर रखा और देखा, उसकी जो रीडिंग थी वो आपको बता दी। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, या इसको बाद में करेंगे, पहले ये देखिए, आपने जस्ट अभी क्या लिखा है कि ये किसी टाइम पर, पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पर आपको बताना होती है। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो होती है, ये होती है पॉइंट फंक्शन। कैसी होती है? पॉइंट फंक्शन। और इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये आपकी स्टेट फंक्शन होती है। कौन सी फंक्शन होती है? ये स्टेट फंक्शन। अब ये पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या है? जब अपन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वहां पर पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि पॉइंट फंक्शन किसको कहते हैं और स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं। बट अभी आप समझिए, पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, है ना। मतलब उसको पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी पूछा, मैंने अभी बताया, बस ये पॉइंट फंक्शन की बात हो गई। अभी की स्टेट क्या है, अभी का टेम्परेचर क्या है, ये मेरी अभी की स्थिति है, स्टेट की बात है। तो इसको आप स्टेट या फिर पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों क्या है आपके, आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी के की पॉइंट है। ठीक, तो यहां से अगर मैंने पॉइंट फंक्शन बोला तो क्या यहां से मैं एक पॉइंट और बोल सकता हूं कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है। किससे इंडिपेंडेंट होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री से। ठीक है, यहां तक बात है ना। वो इंडिपेंडेंट होगी किससे? पास्ट हिस्ट्री से। चलिए, एक प्रॉपर्टी के लिए एक पॉइंट अगर और आप लिखना चाहें तो जो प्रॉपर्टीज होती है, ये बात आपको धीरे से समझ में आएगी, बट आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने डिफरेंशियल पढ़ा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। जब आपने डिफरेंशियल पढ़ा था तो वहां पे आपने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात की थी। तो अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, कैसे है? पॉइंट फंक्शन, इसलिए प्रॉपर्टीज जो होती हैं, हमेशा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब समझे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि आप जिसको डी बाई डी टी करके लिखते हैं, ये होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो फिर पार्शियल या इनएग्जैक्ट क्या होता है? तो जिसको आप डी बाई डी टी, ये आपका कैसा हो गया? इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका पार्शियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर? प्रॉपर्टी के बारे में याद रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टी हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। क्लियर है? इतने पॉइंट्स आपको प्रॉपर्टी के याद रखना है। फिर हम इनकी प्रॉपर्टी, अपने जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है या इनके क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? प्रॉपर्टी का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कितने टाइप से करेंगे? दो टाइप से, है ना। दो टाइप से प्रॉपर्टी को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं।
प्रॉपर्टी को दो टाइप से क्लासिफाई करें। पहला पॉइंट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना, फर्स्ट टाइप जो होगा इसमें आप प्रॉपर्टी को तीन टाइप से बताएंगे। कितने टाइप से बताएंगे? तीन टाइप से। एक बोलते हैं आप मेजर्ड, एक क्या बोलते हैं? मेजर्ड प्रॉपर्टी, मेजर्ड प्रॉपर्टी। एक बोली जाती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या बोली जाती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और एक और होती है और उसको आप कहते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको आप? डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही है, इसके एग्जांपल्स देखना है बस। बट जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन जो है वो सेकंड टाइप का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप जो है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी समझ में आएगा आपको, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा थोड़ा सा। तो जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है वहां पे हम क्या करते हैं? तो वहां पर हम पढ़ते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। चलिए देखिए कौन से वो दो तरीके हैं। चलिए देखिए, पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्लासिफाई करना है प्रॉपर्टीज को, जो कि जनरली यहीं से स्टार्ट किया जाता है ना, ये भी मैं बता देता हूं आपको कि पढ़ाने वाले डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहां से नहीं होता है। देखो क्या होता है, अगर आप बोल रहे हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कैसी है? इंट्रिंसिक, या इसी का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं आप? इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो पढ़ेंगे हम। और दूसरा होगा आपका एक्सट्रिंसिक। कैसी होगी? एक्सट्रिंसिक। और इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो है ना, ये जो आपके पास अब लिखा गया है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, आप देखना मैं इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब पता चलेगा। ठीक, चलिए, तो ये तो हम करके रखते हैं कवर। अभी हमको इससे काम, इसका काम अभी नहीं है, इसको अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, इसको छोड़ दो अभी, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। बात करेंगे हम केवल अभी किसकी? तो हम बात करने वाले हैं हमारी ये मेजर्ड, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो मेजर्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? मेजर्ड क्वांटिटी हम कहेंगे विच कैन बी मेजर्ड, है ना। हम इसको क्या बोल रहे हैं? विच कैन बी मेजर्ड बाय अस। क्या क्या मेजर कर सकते हैं आप? तो एग्जांपल के साथ में चलते हैं। क्या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? यस, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। क्या आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं? हाँ, आप डिवाइस दे दीजिए, प्रेशर मेजर कर देंगे भाई। आप क्या वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं? यस, आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। तो फिर फंडामेंटल की भी बात कर लेते हैं, है ना। इनकी बस इतनी याद रखना है कि विच कैन बी मेजर्ड आर मेजर्ड क्वांटिटी या मेजर्ड प्रॉपर्टी। बात कर रहे हैं हम किसकी? फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल्स क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो विचार, हम यहां पे बोल रहे हैं विचार डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। जो किस पे डिपेंड हो? थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पर डिपेंड हो। क्लियर? उस प्रॉपर्टी को, उन प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। क्या कहेंगे उसे? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना। तो यहां से अभी आपको धीरे से पता चलेगा कि क्या क्या है वो। तो एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। क्या आती है? इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ये एनर्जी वाला पॉइंट आएगा वहां पर हम इंटरनल एनर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। और क्या होगा? तो एंथैल्पी। एंथैल्पी इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? अभी आपको ये बात नहीं पता है एंथैल्पी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है, बताएंगे सिस्टम की, कब कैसे एंथैल्पी बोला जाता है, किसको एंट्रोपी बोला जाता है, वो सारी बातें करने वाले हैं, है ना। अभी हम इनको पढ़ रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? हमारे पास है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। तो डिराइव्ड कैसे होगी?
कि अगर आपकी मेजर्ड और फंडामेंटल में से किन्हीं 2 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया, तो उसको अपन बोल देते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टी। उसको अपन क्या बोल देते हैं? डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, तो हम यहां से बोल सकते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, वैसे डेफिनेशन जब भी लिखते हैं तो सेम वर्ड नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि ये डिराइव्ड ही होती है ना, तो लिख सकते हैं क्या हो गया, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर फंडामेंटल और कौन सी मेजर्ड क्वांटिटी प्रॉपर्टी, है ना। अब यहां पे बात आती है कि डिराइव्ड कौन सी होंगी, तो आपने बोल दिया कि जो क्या है फंडामेंटल और किससे, मेजर्ड से डिराइव हो सकती हैं 2 या 2 से ज्यादा से। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या आएंगे, देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल आते हैं, पहला गिव्स फ्री एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। ये सिलेबस में नहीं है, दिया नहीं है, तो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी इसका एग्जांपल होगा। और क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा अच्छा एंट्रोपी, यहाँ एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, एंथैल्पी जो होती है वो आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टी होती है। तो फिर ये क्या है, ये एंट्रोपी है। क्या है ये? एंट्रोपी। क्लियर, यहां पे याद रख लेना आप, एंट्रोपी। क्लियर, तो ये तो हो गई बात किसकी, जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पहला वाला। अब आपको पढ़ना है किसको, जो डिटेल करना पड़ेगा और जो आपको याद रखना भी है, वो है आपका ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां तक आप रिवाइज करिए। हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉपर्टीज के बारे में जो है डिटेल करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तो बस इतना ही रखिए, ये आपका फंडामेंटल, मेजर्ड और डिराइव्ड के में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।